स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग करने वाले हैं उपसर्ग कैसे लगाएं। उपसर्ग को लेकर बहुत सारा डाउट रहता है हमारे छात्रों को। उन्हें ये लगता है कि जैसे उपसर्ग, कोई भी शब्द उठाया और उसमें उपसर्ग लगा दिया, तो जैसे किसी भी शब्द को देखेंगे, ऊपर से उसकी शकल देखी, कोई उपसर्ग ऊपर बाहर दिख रहा है तो उसमें उपसर्ग लगा लिया, ऐसा मान लिया। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग होगा। उपसर्ग दरअसल एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द में लगाया जाता है और मूल शब्द में लगाकर उसमें परिवर्तन किया जाता है, यानी के अर्थ में परिवर्तन किया जाता है। तो उपसर्ग लगाने का भी तरीका होता है। उपसर्ग लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। अब क्या नियम होते हैं, मतलब ये नियम आपको किताबों में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हमारे विद्वान समझते हैं कि आपको इस पॉइंट के बारे में पहले से पता होगा। लेकिन क्या होता है कि आधुनिक हमारे जो छात्र हैं वो इस पॉइंट को ना तो समझ पाते हैं और उन्हें उपसर्ग में हमेशा दिक्कत होती है। तो चलिए आज हम इसी पॉइंट को सीखते हैं कि उपसर्ग दरअसल लगाया कैसे जाता है, या किसी शब्द में हम उपसर्ग की पहचान कैसे कर सकते हैं। हम ये कैसे जान सकते हैं कि इस शब्द में उपसर्ग है और इस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ये जानने के लिए हम इसकी जड़ पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि उपसर्ग कैसे लगाया जाएगा या उपसर्ग शब्द कहां से आया है। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं पहले कि ये जो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। आपको निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप जाएंगे सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच वाले ऑप्शन में, तो आपको ये निधि एकेडमी यूट्यूब वाला पॉइंट मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका ऑप्शन दिया है हिंदी व्याकरण शॉर्ट ट्रिक। इसी में नोट्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको अगर लिखना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो क्लास में हम लोग देखते हैं, यानी हमें यहाँ पर देखना है कि हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की। अब बात आती है कि जो उपसर्ग है ये है क्या। तो हम जब शुरुआत करते हैं अपने हिंदी के व्याकरण की, तो हम व्याकरण को 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा वर्ण विभाग। वर्ण का मतलब होता है जब हम जो वर्ण है यानी ध्वनियां हैं उनका लिखित रूप वर्ण, हम उसको पढ़ते हैं। फिर वर्णों को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं। जब हम शब्द बना देते हैं तो हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो हम वहां पर एक वर्गीकरण करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द, ठीक है। तो हम जब शब्दों के बारे में, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा आता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। तीसरा आता है हमारा योग रूढ़। आप इन शब्द के बारे में जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो यहीं से एक पॉइंट है। देखिए, मैं आपको उपसर्ग लगाना एकदम तुरंत सीधा बता सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ पे इस पॉइंट पर क्यों आए हैं, ताकि हमें ना ये बात समझ में आ सके कि किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। इसे समझने के लिए हम इस पॉइंट को समझते हैं। तो जब हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारे जो शब्द हैं यानी वो रचना या बनावट के आधार पर, बनावट मतलब वो बनाए कैसे जा रहे हैं, उनकी रचना कैसे की जा रही है, इस आधार पर वो 3 प्रकार के माने हैं। तो पहला आता है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिस शब्द का जन्म ही उस रूप में हुआ है, ठीक है। इसको ये समझ लीजिएगा। परिभाषा आपकी अलग अलग आती है। किताबें कहती हैं कि ये वे शब्द होते हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता, या खंड करने पे, इनका टुकड़ा करने पे अपना अर्थ खो देते हैं। तो परिभाषा अलग तरीके से है, लेकिन मैं आपको समझने वाले तरीके में बता रही हूं कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिस रूप में उसका जन्म हुआ है, यानी वो जन्मा उसी रूप में है, जन्मा उसी रूप में है।
ठीक है, वो हमारा क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द की। अब यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस इक से, ठीक है। तो यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है, ये वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक के लिए मैं प्लस कर लेती हूं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है, शब्दों के मेल से, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। तो ये दूसरा आ गया। बात आती है तीसरे शब्द की, योग रूढ़ की। तो योग रूढ़ वो होते हैं जो अर्थ के आधार पर तो रूढ़ के जैसे होते हैं और बनने के आधार पर यौगिक के जैसे होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे शब्द के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कि कौन कौन से कितने, अभी हम यहाँ पे उपसर्ग के बारे में आने वाले हैं, तो हमें ये बात समझनी है। तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि यौगिक शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। तो जो हमारा उपसर्ग है वो इसी का हिस्सा है, यानी ये जो यौगिक शब्द है दरअसल ये बनाया जाता है, यानी इसको बनाया जाता है, और जब इसको बनाते हैं तो इसे कहते हैं शब्द निर्माण की विधि, ठीक है। तो यानी ये क्या होता है, मतलब हम इसे कहते हैं शब्द निर्माण। तो अब ये जो शब्द निर्माण है, तो इस शब्द निर्माण की विधियां आती हैं, ठीक है। अब शब्द निर्माण की विधियां कितनी होती हैं तो हम यहाँ देखते हैं। तो जब हम शब्द निर्माण की विधि की बात करते हैं तो हमारे सामने चार विधि होती हैं। कौन कौन सी? एक संधि विधि, ठीक है, पहली। दूसरी विधि आती है हमारे सामने समास विधि, ठीक है। तीसरी विधि आती है हमारे सामने उपसर्ग विधि, ठीक है, और चौथी विधि आती है हमारे सामने प्रत्यय विधि, ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों का मानना होता है कि वो संधि को अलग रखते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि शब्द निर्माण की कितनी विधि हैं, तो वो कहते हैं शब्द निर्माण की 3 विधि हैं, कहते हैं समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, इस तरह से संधि को अलग रख लेते हैं। लेकिन जब आप संधि पढ़ते हैं तो आपको ये पता है कि जब हम संधि पढ़ रहे हैं तो संधि भी तो दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना रहा है ना। तो शब्द निर्माण है क्या? शब्द निर्माण है दो शब्दों से मिलकर बनने वाला नया शब्द, यानी यौगिक शब्द का निर्माण ही शब्द निर्माण है। तो सबसे पहले आपको एक बात तो यहाँ पे ये पता चलती है जो आपको ध्यान रखना है, यानी अब उपसर्ग का पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि ये होगा हमारा यौगिक शब्द। क्या होगा? यौगिक शब्द। अब यहां एक बात ध्यान रखना, यौगिक शब्द ये चारों हैं, संधि भी, समास भी, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। यानी अगर हम किसी शब्द में संधि, समास या उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे? ये यौगिक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या होने चाहिए? यौगिक शब्द होने चाहिए। अब जब हमें ये बात पता चल गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि अगर हम संधि की बात करें तो ये होता है हमारा वर्ण, यानी वर्णों का मेल। इसमें क्या होता है? वर्णों का मेल। और समास में होता है शब्दों का मेल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? शब्दों का मेल। लेकिन ये जो उपसर्ग है ये हमारा क्या है? एक शब्दांश है। क्या है? एक शब्दांश। और ये जो प्रत्यय है हमारा, ये भी क्या है? एक शब्दांश है। अब आप कहेंगे कि मैम शब्दांश क्या होता है? तो शब्दांश शब्द का वो टुकड़ा होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, लेकिन किसी शब्द के साथ जुड़कर नई विशेषता उसके अर्थ में ले आता है, ठीक है। तो शब्दांश वही होता है। अब यहाँ पे दो हैं शब्दांश, एक तो है आपका उपसर्ग और एक है प्रत्यय। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ये शब्दांश मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक है। कहां लगता है? पहले। और जो प्रत्यय है ये मूल शब्द के अंत में लगता है। तो अंतर इनमें दोनों में ये है। समानता दोनों की क्या है? दोनों स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होते पहले तो, ठीक है। दूसरा, दोनों का एक भावार्थ होता है, मतलब एक तरह से भावार्थ होता है, अपना अर्थ नहीं होता, ठीक। अब इनमें अंतर क्या है? जो उपसर्ग है वो शब्द के मूल शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय है वो मूल शब्द के अंत में लगता है। ये जो मूल शब्द है ना, यही है वो रूढ़ शब्द,
जिसे आप रूढ़ शब्द कह रहे हो वो मूल शब्द ही होता है। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चल गई कि अब हम क्योंकि उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो उपसर्ग के साथ हमें दो चीज पता चली। पहली चीज तो वो यौगिक शब्द होगा, यानी जो उपसर्ग से बना हुआ शब्द है वो क्या होगा, यौगिक होगा। दूसरा हमें पता चला कि वो एक शब्दांश है जिसका अपना एक अर्थ नहीं है, ठीक है, वो भावार्थ देता है। तीसरा हमें पता चला कि वह मूल शब्द के पहले लगेगा, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि तो लगता कैसे है। अब उपसर्ग कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जब हम उपसर्ग के प्रकार की बात करते हैं तो जब ये उपसर्ग के प्रकार की बात की जाती है तो प्रकार में हमारे आ जाते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा आता है हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। तीसरा आता है उर्दू के, ठीक है, तीसरा आता है उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे तीन भाषाओं के आ गए। अब आप कहेंगे कि मैम पढ़ तो रहे हैं हम हिंदी और यहाँ पे हमारे सामने क्या आ गया, उर्दू के भी उपसर्ग आ गए, संस्कृत के भी आ गए, हिंदी के भी आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे हिंदी के जो हमारे शब्द हैं, यानी अगर हम अपने शब्दकोश की बात करें तो उसमें तीन प्रकार के शब्द होते हैं। तो उसमें संस्कृत होता है, हिंदी होता है, उर्दू होता है। तो इनके हमारे जो उपसर्ग हैं सब में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं। अब उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, कितने होते हैं, ये सारी बातें तो हम बाद में करेंगे। आज हम जानना चाहते हैं कि उपसर्ग हम लगाते कैसे हैं। तो जब हम जैसे मान लो कि उपसर्ग आपका जब लगाया जाएगा कि किसी शब्द में उपसर्ग है या नहीं, ये आपको जानना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आप उपसर्ग लेते हैं। सपोज करो हमने संस्कृत का उपसर्ग लिया एक अ, ठीक है। अब इस अ उपसर्ग में हम बात ये जानना चाहते हैं कि ये अ उपसर्ग लगेगा कैसे। क्या हम जिस भी शब्द के पहले अ हमें मिल गया वही उपसर्ग हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो कैसे लगेगा, जैसे मान लो एक शब्द है, मूल शब्द है कारण। अब इस कारण शब्द के आगे हमने अ लगाया तो शब्द बन के आया, क्या बन के आया, अकारण। तो अकारण शब्द में उपसर्ग है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो जिन दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी एक तो मूल शब्द और एक उपसर्ग, क्या इन दोनों का अर्थ या इन दोनों में से किसी एक का अर्थ इस बनने वाले शब्द में निहित है। यही मेन पॉइंट है उपसर्ग जानने का। मतलब क्या कि कारण, मतलब जैसे कहते हैं कारण, ये रीजन जिसे कहते हैं, और आ का मतलब हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब अकारण का मतलब क्या होता है, बिना कारण के, यानी बिना रीजन के। तो यानी इसमें जो नहीं का अर्थ है और इस कारण का अर्थ है, ये दोनों का अर्थ इस शब्द में निहित हुआ। तो इसका मतलब अकारण शब्द जो है ये हमारा उपसर्ग विधि से बना, ठीक है। फिर दोबारा से समझ लो जो मैंने अभी कहा इस बात को। जैसे मान लो हमने उदाहरण लिया, एक शब्द है हमारा जैसे दृश्य, ठीक है। इस दृश्य में हमने उपसर्ग जोड़ा अ, इससे शब्द बना हमारा अदृश्य, ठीक है। क्या बना, अदृश्य, ठीक है। अब यहां पर ये जो हमारा शब्द है, तो हमें पता चलता है कि अदृश्य शब्द में जो ये दिया है, अदृश्य शब्द में हमारा उपसर्ग है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब इसी के साथ में एक और शब्द ले लेती हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो शब्द है हमारे पास अनोखा, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पे दो शब्द रखे हैं, एक शब्द रखा है अदृश्य, एक शब्द रखा है अनोखा, तो इन दोनों में से किसमें उपसर्ग है? तो अगर आप शकल देखते हैं, जैसा कि हमारे छात्र अक्सर करते हैं, तो शकल देख के देखेंगे कि इसमें भी आ लगा है, इसमें भी आ लगा है, तो ये दोनों ही हमारे उपसर्ग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में उपसर्ग है, एक में उपसर्ग है और एक में उपसर्ग नहीं है। तो वो आप कैसे पता करते हैं? क्योंकि आप देखते हैं, अगर आ देखते हैं तो यहाँ एक शब्द आपके सामने आता है, ये एक सार्थक शब्द होना चाहिए, शर्त ये है। यानी जो ये दृश्य है ये एक सार्थक शब्द होना चाहिए, इसका अपना एक अर्थ होना चाहिए। तो दृश्य शब्द का अर्थ हो गया, दृश्य का मतलब देखना या दिखाई देने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका जो उपसर्ग है, उपसर्ग हो गया आ, जिसका एक भावार्थ आ जाता है नहीं से, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर ये शब्द बनाया अदृश्य।
तो अदृश्य का अर्थ क्या होगा? जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्या अर्थ हो जाएगा? जो दिखाई नहीं देता। तो अब इस शब्द में दृश्य शब्द का भी अर्थ निहित और अ शब्द का यानी अशब्दांश का भी अर्थ निहित है, तो इसीलिए ये शब्द हमारा उपसर्ग से बना है। किंतु जो शब्द है अनोखा, अनोखा में क्या है कि अगर हम इस आ को बाहर निकालते हैं तो यहाँ जो ये नोखा बचा, तो क्या ये कोई मूल शब्द है? क्या ये कोई ऐसा शब्द है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है? तो नहीं प्रयोग होता, ये ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो अनोखा शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही पॉइंट है आपके उपसर्ग का। अब इसी तरह के मैं कुछ उदाहरण और आपके सामने रखती हूं। जैसे मान लो एक और उपसर्ग आपका आता है दू। आप देखेंगे बहुत ज्यादा किताबों में इस शब्द से लेके बहुत सारे ऐसे शब्द भर दिए हैं जिनमें उपसर्ग नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी उपसर्ग रख दिए गए हैं, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है उपसर्ग कैसे लगाया जाता है। तो जिस शब्द के पहले दू दू दिखा, अब बस भर दो वहां पे, है ना। तो देखो कैसे, अब मैं आपके सामने दो शब्द रखने वाली हूं, आपको बताना है कि किसमें उपसर्ग है और किसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो एक शब्द है आपका दुनिया, ठीक है, और एक शब्द है आपका दुमाता। ठीक है, दो शब्द आ गए। अब आप यहां पर देखिए कि जो ये शब्द हैं, इसमें एक शब्द में आपका उपसर्ग है और एक शब्द में उपसर्ग नहीं है, लेकिन शकल देखने में तो आपको दोनों में उपसर्ग दिख रहा है ना। हम ऐसे ही तो आज तक हम ऐसे ही तो खोजते आए हैं उपसर्ग को। तो देखो यहाँ पे ये दू उपसर्ग है हमारा, और इस दू का अर्थ होता है दूसरा, यानी भावार्थ जो लगता है क्या आता है? दूसरा होता है, या इसका अर्थ होता है बुरे से होता है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाता है जैसे नहीं होना, दुष कहते हैं ना, यानी बुरा होना या हीन होना। ठीक है, अलग अलग अर्थ आ जाते हैं, शब्द पे निर्भर करता है। तो इसके अर्थ हो जाते हैं दो होना, बुरा होना, हीन होना। ठीक है, इस तरह से। अब ये यहाँ पर आप देखिए दो शब्द हैं आपके साथ। अब अगर आप कह दें कि दुनिया में दो उपसर्ग है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा निया कौन सा मूल शब्द है? तो निया में तो कोई मूल शब्द है ही नहीं, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। निया कोई शब्द होता है क्या? नहीं। तो फिर हमें पता चलता है कि जो दुनिया शब्द है ये अपने आप में एक रूढ़ शब्द है। जब ये अपने आप में एक रूढ़ शब्द है तो इसमें उपसर्ग होगा ही नहीं, क्योंकि उपसर्ग होने के लिए उस शब्द का यौगिक होना जरूरी है ना। अब यहाँ पे दुमाता दिया है, इसमें दू और माता, तो माता यहाँ पे हो गया मतलब जिसे हम कहते हैं माँ, और दू यहाँ पे आया है दूसरी। ठीक है, तो दूसरी, दू का अर्थ यहाँ पे किससे आया है? दूसरे से आया है। तो दुमाता का अर्थ क्या होता है? दुमाता कहते हैं सौतेली माँ को। ठीक है, किसको कहते हैं? सौतेली माँ को। ठीक है, सौतेली माँ। तो सौतेली माँ कौन होती है? दूसरी माता ही तो होती है, इसलिए उसे क्या कह देते हैं? दुमाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये शब्द है अब दुमाता, तो हमें पता चला कि इसमें जो मूल शब्द है, इसमें जो रूढ़ शब्द है वो है माता, और यहाँ पे इन दोनों ही शब्दों का अर्थ इसमें भी आ रहा है, सौतेली माता यानी दूसरी माता। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस शब्द में जो दुनिया शब्द है इसमें हमारा उपसर्ग नहीं है, लेकिन दुमाता में हमारा उपसर्ग है। और इसी तरह से एक शब्द आता है जो आप देखेंगे तमाम किताबों में ये शब्द भी लिखा हुआ है, ऐसे बना देते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आती है, यहाँ पे फिर कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। जब बात आती है सार्थक शब्द होने की या मूल शब्द होने की, तो दुकान शब्द में फिर कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। फिर सोचते हैं कि अच्छा ठीक है मैम, निया तो कोई मूल शब्द है नहीं, लेकिन यहाँ पे तो है कान। कान का अर्थ तो होता है ये वाला कान जो दिया हुआ है, और देखो तो आपके ये दू का अर्थ दो होता है, तो दो कान होते हैं आदमी के, तो ये तो बन जाना चाहिए ना उपसर्ग फिर तो, क्योंकि यहाँ पे दो का, इसमें दो भी आ रहा है अर्थ और कान भी आ रहा है, तो दो अर्थ हो जाने चाहिए। तो लेकिन ये ध्यान रखिए कि भले ही आपको इस दू का अर्थ और आपको कान का अर्थ मिल रहा है, लेकिन ये दू प्लस कान से दुकान नहीं बनता, यह उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं बनता? आप कहेंगे मैम
अभी तो आप सार्थक शब्द की बात कर रही थी कि शब्द में सार्थक शब्द होना चाहिए, और अभी आप कह रही हैं सार्थक शब्द है भी और फिर कह रहे हैं कि इसमें उपसर्ग भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इस मूल शब्द का अर्थ इसमें निहित नहीं है। और ये सिर्फ उपसर्ग पर लागू नहीं होता, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना मूल शब्द का अर्थ निहित होने की, ये प्रत्येक यौगिक शब्द में ऐसा होता है। आप कोई भी उपसर्ग, कोई भी प्रत्यय, कोई भी संधि, कोई भी समास, यानी कोई सा भी यौगिक शब्द उठाकर देखिए, उसके अंदर दोनों टुकड़ों का अर्थ बनने वाले नए शब्द में निहित होगा, तभी वो उस विधि से बना है, अन्यथा वो उस विधि से नहीं बना। तो अब आपको पता है यहाँ पे कि दुकान शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहां पे हम आजीविका के लिए बैठते हैं, या वह स्थान जहां से हम कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, उसे दुकान कहते हैं। और दो कान होने से उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये जो दुकान शब्द है ये भी हमारा एक रूढ़ शब्द है, एक रूढ़ शब्द है, मतलब ये यौगिक शब्द नहीं है। और ये दुकान जो है ये हमारा उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चलता है। तो हमारे पास बहुत सारे शब्द आते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये चीज बताया, अब इसी में कुछ उदाहरण और देख लो। जैसे मान लो एक शब्द है आपके सामने लिखा आ गया, वैसे आता है, मान लो शब्द आ गया कुमाता। शब्द देखो आपके सामने आ गया कुमाता, शब्द आपके सामने आ गया कुपुत्र, ठीक है। शब्द आपके सामने आ गया ऐसे कुलीन। अब ये शब्द आपको दिए होते हैं कि इनमें से पहचानना है आपको। ऐसे ही शब्द दिया हुआ है कुदरत, ठीक है। इसी तरह से शब्द दिया हुआ है, जैसे एक शब्द हम लेते हैं कुमार। अब शकल देखो आप, अब जब आप शकल देखोगे तो शकल देख के तो आपको दिख रहे हैं सारे शब्दों में कु उपसर्ग है, कु उपसर्ग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब देखोगे आप तो इसमें आपको दिख रहा है भाई मैम सारे शब्दों में कु कु दिख रहा है, तो कु उपसर्ग सारे में है, लेकिन नहीं। आपको तो यही पता है ना कि शकल देख के थोड़ी ना आपको पहचानना है, आपको पहचानना है कि उसमें मूल शब्द है या नहीं। तो आप कहेंगे कि मैम देखो यहाँ पे कु हो गया और यहाँ पे माता मूल शब्द हो गया, यहाँ कु हो गया, यहाँ पे पुत्र मूल शब्द हो गया, यहाँ कु हो गया, यहाँ पे लीन, लीन मूल शब्द हो गया, लीन होना मतलब मगन होना हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कु हो गया, यहाँ दरत दिखा है, ये मूल शब्द नहीं है तो इसमें उपसर्ग नहीं है। और यहाँ पे कु हो गया और यहाँ पे मूल शब्द मार हो गया, मार मतलब मारना होता है, ये शब्द भी अर्थ होता है। तो देखो यहाँ पे एक शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में उपसर्ग है, ऐसा आप बोलेंगे। लेकिन आपको पता है ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि बात सिर्फ मूल शब्द होने की नहीं है, बात है मूल शब्द का अर्थ बनने वाले नए शब्द में निहित होने की है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कु माने बुरा, माता माने माता, तो कुमाता का मतलब होता है बुरी माता। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो ये शब्द है कुमाता, इस शब्द में हमारा उपसर्ग है, ठीक है, इस शब्द में हमारा उपसर्ग है। उसी तरह से कु दिया है, कु माने बुरा, पुत्र माने पुत्र, तो कुपुत्र का मतलब भी होता है बुरा पुत्र, तो कुपुत्र में भी हमारा क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं जो शब्द है कुलीन, कु माने बुरा, लीन माने मग्न होना या डूबा हुआ होना, लीन होना या लगा हुआ होना। तो कुलीन का मतलब ये नहीं होता जो बुरी चीज में लगा हुआ है, उसका मतलब कुलीन नहीं होता। कुलीन का अर्थ होता है उच्च परिवार का। क्या होता है? उच्च परिवार का। अब तो इसका मतलब जो ये कुलीन शब्द है ये हमारा उपसर्ग नहीं है, मतलब हमें पता चलता है कि ये हमारा उपसर्ग नहीं है। तो ये शब्द फिर क्या है? क्या ये रूढ़ शब्द है? तो ये रूढ़ शब्द नहीं है। ये क्या है? ये आपका प्रत्यय से बना है। इसमें क्या है? कुल प्लस ईन लगा है, ठीक है। क्या है इसमें? कुल प्लस ईन, तो ये प्रत्यय से बना है। इस कुल का अर्थ है परिवार। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर उपसर्ग में
मूल शब्द का अर्थ निहित होना अनिवार्य है, तो प्रत्यय में भी मूल शब्द का अर्थ होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से संधि में भी मूल शब्द का अर्थ होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से समास में भी मूल शब्द का अर्थ होना अनिवार्य है। चारों यानी शब्द निर्माण की चारों विधियों के अंदर मूल शब्द का अर्थ नए शब्द में होना अनिवार्य है, तब तो वो बना है यौगिक शब्द, अन्यथा वो यौगिक शब्द नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। तो बात पता चल गई, तो इसका मतलब हमें पता चला कि कुलीन में उपसर्ग नहीं है। अब हम बात करते हैं कुदरत। तो कुदरत शब्द है, अपने आप में रूढ़ शब्द है, उर्दू का शब्द है, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अब कुमार शब्द की भी बात करें, कुमार का अर्थ होता है पुत्र, बेटा, तो कुमार शब्द में भी कोई उपसर्ग नहीं है। यह भी शकल देखने में लग सकती है, लेकिन इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अब इसे दो टुकड़ा में नहीं तोड़ सकते। कु माने बुरा, मार माने मार, जिसे बुरी तरह से मारा वो कुमार होता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपको पता है, तो ये बात आपको पता चल गई। तो यही है आपका उपसर्ग, और इसी तरह से आपको यहाँ पे जानना है, यानी उपसर्ग आप इस तरह से लगाते हैं। अब बात आती है कि उपसर्ग कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे वहां पर। पूरे निधि एकेडमी एप्लीकेशन पर आप जाकर आप बैच ले सकते हैं, लाइव क्लासेस आपकी होती है, वहां जा सकते हैं, कंप्लीट बैच आप ले सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है। या फिर अगर आप क्लास नहीं लेना चाहते, आप बुक्स मंगाना चाहते हो, तो बुक्स मंगा सकते हो, पाठ्य पुस्तक वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप बुक्स मंगवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि पीडीएफ आप वहां पर ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई कि उपसर्ग आपका इस तरह से लगाया जाता है। अब उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग विधि से हम कितने प्रकार के शब्द बना सकते हैं? तो उपसर्ग विधि से हम 3 प्रकार के शब्द बना पाते हैं। पर्यायवाची शब्द बना पाते हैं, विलोम शब्द बना पाते हैं, और नई विशेषताओं वाले शब्द बना पाते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि उपसर्ग कैसे लगाया जाता है। जब आपको ये बात पता चल गई कि उपसर्ग कैसे लगाया जाता है, उसकी पहचान कैसे की जाती है, तो आप उससे बनने वाले पर्यायवाची, उससे बनने वाले विलोम शब्द और उससे बनने वाले नए शब्दों में भी अंतर कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको पूरा चैप्टर चाहिए तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मेरे YouTube चैनल पर पुराना वीडियो जो मेरा पड़ा हुआ है उपसर्ग, वहां पर जाकर भी आप सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो आपको दोबारा मिले, या आने वाली वीडियो आपको और दोबारा मिले, या आप मेरी सारी वीडियो देख पाएं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।